Hey friends, Radhe Radhe. Welcome back to our channel that is Gyani Politics. Now we are going to discussing about nationalization regarding banks. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमारा आर्टिकल निकला था एडिटोरियल पेज पे दैट 1969 बैंक नेशनलाइजेशन डिड इंडिया मोर हार्म देन गुड। इसका मतलब ये है उस आर्टिकल में ये लिखा गया था 1969 में जो बैंक का नेशनलाइजेशन किया वो इंडिया को फायदा पहुंचाने से ज्यादा हार्म पहुंचा रहा है। 50 years ago, the Indian financial sector under a technology shift. बेसिकली 50 साल पहले जो इंडिया का फाइनेंशियल मार्केट था उसको टेक्नोलॉजिकली शिफ्ट दिया गया, जहां पे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट नेशनलाइज द 14 बिगेस्ट कमर्शियल बैंक। और जहां पे हमारी जो पीएम थी उस टाइम की दैट इज इंदिरा गांधी, उन्होंने 14 बड़े बैंकों को नेशनलाइज कर दिया। अकॉर्डिंग टू टू मेनी इकोनॉमिस्ट, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक वाज अ सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजन। अब बहुत सारे उस समय के इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ ये उस समय की एक बहुत बड़ा इकोनॉमी में चेंज लाया। आफ्टर 1947 द इम्पैक्ट ऑफ द डिसीजन इज कंसीडर्ड बाय some to be even more than the economic reforms। और उसी जो 14 बैंकों को कमर्शियल बैंकों को नेशनलाइज किया गया उसी की वजह से 1991 में एक इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री अबाउट नेशनलाइजेशन। इन 1955 द इंडियन नेशनलाइज्ड इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया विद एक्सटेंसिव बैंकिंग फैसिलिटी ऑन लार्ज स्केल। बेसिकली 1955 में जो स्मॉल सेक्टर बैंक्स थे उनको नेशनलाइज कर दिया गया और उसका ये उद्देश्य रखा ये रूरल एज वेल एज सेमी अर्बन एरियाज तक पहुंचेंगे। It formed the State Bank of India to act as a principal agent of RBI। और एक प्रकार की SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर्म की गई जो कि बेसिकली आरबीआई के प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगी टू हैंडल द ट्रांजैक्शन, और जिसका मेन गोल था गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको हैंडल करना। अब थर्ड है ऑन 19 जुलाई 1969 a major process of nationalization was carried out and 14 major commercial bank in India was nationalized। इसी दौरान दोस्तों नेशनलाइजेशन की लाइन में ही 1969 में 14 बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया। The second phase of nationalization of Indian banking system was carried out in 1980। और उसी के साथ साथ 1980 में 6 और बैंकों को नेशनलाइज किया गया। This step brought 80% of the banking segment in India under governor ओनरशिप। इसी स्टेप के दौरान जो इंडिया के अंदर 80% बैंक थे उसके अंदर गवर्नमेंट की ओनरशिप आ गई। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट की फैक्टर्स लेड टू द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। क्या क्या फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से इंडिया के अंदर नेशनलाइजेशन आया। तो पहला फैक्टर है दोस्तों आफ्टर इंडिपेंडेंस द जीओआई अडॉप्टेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारी गवर्नमेंट है उसने चाहा कि इस इंडस्ट्रीज को इकोनॉमी डेवलप किया जाए। नेशनलाइजेशन वाज अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉलिसी। अब इसी प्रकार से जो इंडिया के अंदर नेशनलाइजेशन आया वो नेशनल पॉलिसी ऑफ अडॉप्टिंग द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी के अकॉर्डिंग आया। नेशनलाइजेशन केम टू अ एंड, इंडिया हैज सफर्ड मैनी इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल शॉक। और दोस्तों जब तक नेशनलाइजेशन खत्म होता अपने एंड पे आता उस वक्त के दौरान इंडिया बहुत सारी इकोनॉमिक साथ ही साथ पॉलिटिकल शॉक्स के द्वारा गुजर रहा था। जैसे कि दोस्तों देयर वर टू वॉर्स। बेसिकली इंडिया जूझ रहा था दो वॉरों से, पहली चाइना 1962 और दूसरी पाकिस्तान 1965, जिसकी वजह से इंडिया के ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर बना हुआ था। सेकंड पॉइंट, टू सक्सेसिव ईयर ऑफ ड्रॉट had not only led food shortage but also compromised national security। और इसी के साथ इन दो वॉरों के दौरान ही इंडिया दो बार भुखमरी से गुजरा, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट न केवल नेशनल सिक्योरिटी से कंप्रोमाइज किया और यहां तक अमेरिकन फूड शिपमेंट, अमेरिका से फूड की भी मांग की। Second point, subsequently a 3-year plan holiday affected demand of public investment of was reduced। इसी के साथ साथ जब देश में पैसा नहीं था तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहां कहां रिड्यूस हुई। अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे व्हाट वर द बेनिफिट्स ऑफ नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन आने के द्वारा इंडिया का क्या क्या बेनिफिट्स हुआ। फर्स्ट, आफ्टर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स द ब्रांचेस ऑफ पब्लिक सेक्टर राइज अप टू 800%। बेसिकली जैसे ही नेशनलाइजेशन आया बैंक्स के अंदर 800 गुना डिपॉजिट्स आ गए, है ना, और एक ह्यूज जंप हुई करीबन 11,000 प्रतिशत में। बैंकिंग अंडर गवर्नमेंट ओनरशिप गिव द पब्लिक इम्प्लिसिट फेथ एंड इमेंस। अब जैसे कि बैंकिंग सेक्टर्स में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी आ गई तो जो इंडियंस थे वो ट्रस्ट करने लगे कि अपना पैसा अपने पास से ज्यादा बैंक के पास सुरक्षित रहेगा। तीसरा पॉइंट,
banks were no longer confined to only metropolitan or cosmopolitan in India. Banking system has reached even to the remote corners. और नेशनलाइजेशन के दौरान इंडिया की जो बैंकिंग सिस्टम है ना केवल मेट्रोपॉलिटिकल और कॉस्मोपॉलिटिकल सिटीज तक रही, यहां तक वो रिमोट एरियाज गांव गांव तक बैंकिंग सिस्टम पहुंचा। अगला इसका मेन इंपॉर्टेंट है द मेन रीजन ऑफ इंडियन ग्रोथ पर्टिकुलरली ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसी के साथ नेशनलाइजेशन के पीछे जो बैक सपोर्ट दिया गया है वो आज भी ग्रीन रिवॉल्यूशन माना जाता है। एंड हमारा आखिरी पॉइंट जो है दोस्तों, पर्पस ऑफ नेशनलाइजेशन इज टू प्रमोट द रैपिड ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्रीज, एक्सपोर्ट। अब बेसिकली नेशनलाइजेशन दोस्तों गवर्नमेंट के पीछे इसकी ये आइडियोलॉजी थी कि किसी प्रकार से एग्रीकल्चर, जो छोटे छोटी इंडस्ट्रीज हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ाना और यहां तक इंडिया के अंदर एंटरप्रेन्योर्स और बैकवर्ड एरियाज के पीपल्स को इंकरेज करना। ठीक है दोस्तों, तो यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द नेशनलिज्म। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा एंड जय श्री राधे दोस्तों।